नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। यह श्रृंखला आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस श्रृंखला से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। आज की जो श्रृंखला हमारी ये गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, कहीं कोई हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज रहेगी। पहला क्वेश्चन की अगर बात करूँ कि दोस्तों कि महेंद्र चंद्र और गोरखाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ पहले दफे। महेंद्र चंद्र की बात कर रहा हूं और गोरखाओं के मध्य, अगर मध्य की बात करें, मध्य किस स्थान पर यह आक्रमण हुआ, किस स्थान पर आक्रमण हुआ आपको पता होना चाहिए। यह अल्मोड़ा के हवलबाग में ये युद्ध हुआ था। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हवलबाग में किस वर्ष से युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपके 1790 के मध्य में ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, 1790 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो क्या अगर बात कहूं तो जनवरी 1790 में जो हस्ती दल चतुरिया जो थे और अमर सिंह थापा, ठीक है, हस्ती दल और अमर थापा की बात कर रहा हूं। और यहां पर अगर बात करें जो इनके सूरवीर थे जो, और साथ ही अगर सूरवीर थापा भी साथ में थे, तो इनके मध्य कुमाऊं में युद्ध हुआ। किसके नेतृत्व में कभी युद्ध हुआ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जनवरी 1790 में हस्त चौधरिया और साथ ही अमर सिंह थापा और सुबीर थापा के मध्य में ये के नेतृत्व में ये कुमाऊं में प्रथम दफे आक्रमण किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, और अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि भैया इतना स्पष्ट कि किस के प्रशासन के समय में स्त्रियों पर, जो स्त्रियां थी वो छत पर जाना उन्हें दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। अब किसके शासन काल के में, देखिए किसके शासन काल में जो महिलाओं को छत पर जाना क्या था, दंडनीय अपराध माना जाता था। तो ये किसके समय में था, क्वेश्चन बनता है। तो भैया ये आपको पता है कि आपने अगर गोरखा शासन पढ़ा होगा तो गोरखाओं के समय में ये तमाम चीजें होती थी कि महिलाएं आपके छत में नहीं जा सकती हैं, ना ही कपड़े सुखाने जा सकती, ना जो घास लेने जा सकती, ना ही आपके अन्य कोई भी सामग्री के लिए वो नहीं जा सकती। अब इसका कारण क्या था भैया, ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। इसका कारण था कि कुमाऊं के जो लोग थे वो गोरखाओं पर क्या था, एक विविध तरह का या कहें एक आक्षेप का कहा जा सकता है। तो उन पर ये आरोप लगाते थे और इसी कलंक के बचने के कारण गोरखाओं ने महिलाओं को क्या कर दिया था, छत पर आने से मना कर दिया था। उनको यहाँ पर दंड, अगर कोई महिला इस प्रकार से कृत्य करते हुए पकड़ी गई तो उसको यहाँ पर दंड की तौर पे सजा मिलती थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब दूसरा क्वेश्चन अगर बताऊं तो देहरादून के जो खलंगा है, देहरादून में खलंगा देहरादून के अंतर्गत जो खलंगा है, खलंगा में किसकी स्मृति यहाँ पर प्राप्त हुई है या बनाई गई, किसकी स्मारक यहाँ पर बनाया गया स्मारक, तो आपको जो देहरादून में खलंगा है यहाँ पर किसका स्मारक या बनाया गया है, ये आपको बताना है। इस जगह पर देहरादून पर किसका स्मारक बना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो यहाँ पर स्मारक बनाने की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो जनरल जिप्सी
जिप्सी थे और उनके जो सहयोगी जो साथी थे उनकी स्मृति में यहाँ पर क्या किया था, एक स्मारक की स्थापना की गई थी। और अगर बात करूं जो बलभद्र जो थापा थे और साथ ही उनके जो सिपाही थे, इन दोनों के यहाँ पर क्या गई स्मारक का निर्माण किया गया है देहरादून के मध्य में। अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि गोरखाओं के साथ अंग्रेजों का टकराव के समय नेपाल का प्रधानमंत्री था, जिसमें गोरखाओं और जब ब्रिटिशों के मध्य अंग्रेजों के जो बीच जब टकराव होता या युद्ध हुआ था, उस समय नेपाल के जो पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री के रूप में उस समय कौन कार्यरत है, ये आपको पता है। देखिए उस समय जब ये इनके मध्य में जब टकराव हुआ था अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य, तो उस समय भीष्मसेन थापा वहां पर क्या थे, आपके भीष्मसेन थापा वहां के क्या थे, प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर उन लोगों का कार्य था। क्योंकि अगर इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इनकी विस्तारवादी जो नीति थी ना, उसका अनुसरण किया गया था और अंग्रेजों ने गोरखाओं को कहा था कि आप 200 ग्राम पर कब्जा कर लिया है, इनके 200 ग्रामों पर, ठीक है 200। देखिए गोरखाओं ने अंग्रेजों के 200 गांव पर या गांव पर इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इससे संबंधित यहाँ पर जो वादी नीति यहाँ पर अनुसरण किया गया। अभी क्वेश्चन क्या बनता है, वादी ये नीति किससे संबंधित थी, तो जब गोरखा और अंग्रेजों के मध्य में जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था या पहले ही टकराव हुआ था, तो ये नीति लाई थी। तो नेपाल के जो शासक थे या कहें गोरखाओं ने आपके 200 ग्रामों पर यहाँ पर क्या कर लिया था, उस समय कब्जा कर लिया गया था। और साथ ही ये अंग्रेजों से गोरखपुर ग्राम है, वहां से 200 ग्रामों में इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करूं तो नेपाल में कितनी छोटी छोटी रियासतें में विभक्त था। नेपाल की बात करूं, नेपाल कितनी यहाँ पर छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। ये रियासतों में ये विभाजित था। आपको ये कहने का ये विभाजित था, ये आपको बताना है कितनी रियासतों में विभाजित था। तो आपको स्पष्ट तौर पर होना चाहिए उस समय नेपाल 24 रियासतों में क्या था, ये विभाजित था। 24 रियासतों में इसके क्या थे, ये विभाजित था। और इसका कारण भी क्या था, इसको देखिए। जब नेपाल का जब एकीकरण कार्य जब पृथ्वी नारायण शाह के समय में जब हो रहा था, जब उनके द्वारा किया गया, तो उनका कार्यकाल की अगर बात करो, कभी उनका कार्यकाल पृथ्वी नारायण शाह के अगर कार्यकाल के बारे में कभी पूछा जाता है तो इनका 1742 से और 1775 तक का कार्यकाल रहा। 1742 से 1775 तक का इनका शासनकाल रहा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन किसका ये शासनकाल, ये पृथ्वी नारायण शाह का ये शासनकाल रहा था, ठीक है, जिसमें 24 रियासतों में विभक्त था। इनका शासनकाल आपके 1742 से 1775 का समय में ये पृथ्वी नारायण शाह का ये शासनकाल ये यहाँ पर है, ये आपको इतना बताना चाहिए। वहीं पर एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कुमाऊं पर जो गोरखाओं के अधिकार के बाद जो प्रथम बार गोरखा सूबेदार किसे नियुक्त करेगा, जिसमें कुमाऊं पर, देखिए जब कुमाऊं में जब गोरखाओं का यहाँ पर अधिकार हो गया था, तब यहाँ किस सेनापति को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ये सूबेदार को नियुक्त किया गया था, आपको ये बताना है। तो उसका नाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट तौर पर पता होगा, ये जोगामल शाह को क्या कर दिया था, कुमाऊं को यहाँ पर सूबेदार के तौर पे यहाँ पर नियुक्त किया। क्योंकि इसका जो नरेश नेपाल था, नेपाल में जो शासक था, जो कहने का मतलब है इनका जो
नरेश उस समय क्या थे, नेपाल में उनका शासन किया करता था। तो कुमाऊं जैसे ही इनके प्रांत के अंतर्गत आया या यहाँ पर ये जब काबिज हुए तो यहाँ के गवर्नर शासक, यहाँ पर जो गवर्नर शासन था या कहीं इनके जो अधिपत्य के तौर पर जब कुमाऊं पे इन्होंने पूर्ण तरीके से अपना शासन कर लिया था तो उस समय सुबह इस क्षेत्र को कहा जाता था। उस समय सुबह के क्षेत्र में इसको यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया है। किसको नियुक्त किया? जोगामल शाह को यहाँ का क्या कर दिया है? सूबेदार नियुक्त किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भैया कुमाऊं में पहली भूमि बंदोबस्त किसने किया था? भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में, देखिए कुमाऊं की बात कर रहा हूँ, कुमाऊं में प्रथम ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमि बंदोबस्त किसने किया, किसने किया क्वेश्चन बनता है तो आपको पता भी होना चाहिए कि फलाने फलाने व्यक्ति द्वारा किया गया। तो ये पहली दफे जो भूमि बंदोबस्त किया गया था ना दोस्तों, ये यही था जो इसका सूबेदार था, ये जोगामल शाह यही था जिसने कुमाऊं में प्रथम बार क्या किया था, भूमि बंदोबस्त की ये प्रथा ये लागू की थी और ये जो चीज लाया था इसके द्वारा लाया था। अगर अब मैं बात करूं तो गोरखा शासन में छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता था तो आपको पता है ना। देखिए गोरखाओं के समय में गोरखा शासन काल में जब छुपाई गई संपत्ति पर किस प्रकार का ये कर ये लगाया जाता था, ये बहत ये जो कर था बहता ये है बहता कर, यहाँ पर ये गोरखाओं द्वारा इसमें लगाया जाता है। कौन सा बहता कर किस पे लगता है? बहता कर किस पे लगता था? तो जब कोई अपनी संपत्ति को उसका विवरण सही तरीके से गोरखाओं को नहीं देता था या अपनी संपत्ति को कहीं ना कहीं छिपाता था तो उस पर बहता कर ये लगाया जाता था। गोरखाओं के समय में ये चीजें हुई थी, आपको इस पर से तौर पर पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात हूँ जो दानवीर कांड की उपमा किसको दी गई है ये आपको देखिए, जो मौलाराम जी थे ना, देखिए जो मौलाराम जी थे, मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की संख्या ये दी थी या इसका उपनाम बताइए, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो दानवीर कर्ण की उपमा या संख्या किस व्यक्ति को दी गई थी। तो ये भी बहुत पता होना चाहिए क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा रणजोत सिंह थापा को इसकी क्या दी गई थी उपमा, रणजोत सिंह थापा को ये दानवीर कर्ण की संज्ञा दी गई थी। अब क्यों दी गई थी ये भी देखिए, ये जो शासक था ना उत्तम प्रवृत्ति या उत्तम कुशल टाइप का ये व्यक्ति था और विद्वान कहीं अगर विद्वान की बात करें या कवियों की बात करें तो ये उनका अत्यधिक तौर पर सम्मान करता था। तो आपको पता है कि मौलाराम भी एक कवि के तौर पे और चित्रकार के तौर पे थे। तो मौलाराम ने अपने उपन्यास में इसका जिक्र किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो आपका रणजोत सिंह थापा है उसको दानवीर की यहाँ पर क्या दी गई थी, संज्ञा इनके द्वारा दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए गोरखाओं का जो पीर त्योहार, कभी क्वेश्चन बनता है कि गोरखाओं का पीर त्योहार का था, गोरखाओं का पीर जो त्योहार कौन सा था ये आपको पता है। देखिए ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर इनके पीर त्योहार के बाद ये दशहरा इनका क्या था, पीर त्योहार के तौर पे इनको मानते थे। दशहरा इनका क्या था, महत्वपूर्ण ये त्योहारों में एक माना जाता था। अब वहीं अगर बात करूं, आपको पता होगा कि 1814 की बात कर रहा हूं। 1814 में जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जब युद्ध का प्रमुख कारण क्या था ये आपको ये बताना। 1814 में अंग्रेजों के गोरखा व अंग्रेजों के बीच जो युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख
ये कारण आपको बताना है, प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि जो प्रमुख का कारण रहा वो प्रांत रहा। ठीक है, प्रांतों की लड़ाई तो सब लड़े रहे थे कि प्रांतों का विभाजन, और इसका बुटल कहा जाता है, बुटवल, बुटवल। ये जो शब्द मैंने लिखा है, बुटवल जो शब्द लिखा है उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यही इसी की सारी लड़ाई थी। और जब यह प्रांत था गोरखाओं, जो प्रांत था गोरखपुर में ये स्थित था, जिस प्रांत की वजह से गोरखा और अंग्रेजों के मध्य में लड़ाई थे। कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर जो प्रांत के कारण क्या हुआ था, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच 1814 में ये युद्ध की स्थिति बनी थी और यहाँ पर युद्ध हुआ था। अब देखिए जो गोरखाकालीन फोर्टों के अन्य जो न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है, जिसमें जो गोरखाओं के जो फोर्ट हुआ करते थे, जो फोर्टों में जो इनके अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनके जो फोर्टों में रहते थे उनको सभा नाम से इनको क्या कहा जाता था, इनको उच्चारित किया जाता है, सभा इनको कहा जाता था। ठीक है, अब वहीं अगर बात करूं, जो गोरखाओं के समय में जो भोटिया और जो हिंदू बुनकर होते थे उनसे लिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था। देखिए भोटिया और जो हिंदू बुनकर, देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हिंदू बुनकरों तथा जो ये भोटियाओं से कौन सा ये कर लिया करते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, अब भैया आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो ये कर लिया जाता था उसका कर कौन सा था, टान। ये कर लिया करते थे, टान कर इसको कहते थे। अब वहीं अगर मैं दूसरा क्वेश्चन रखूं जो महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गोरखाकालीन में जो पिंडाड़ी कर क्या था, पिंडूड़ी कर। ठीक है, क्या था यार उसका नाम, पुंगाड़ी कर क्या था गोरखाओं के समय में। ठीक है, पुंगाड़ी कर गोरखाओं के समय में। ठीक है, अब ये आपको बताना है। अब इस कर का नाम भी तो पता होना चाहिए कि भैया ये कौन सा कर था, ये किस प्रकार से ये कर लगाया जा रहा था, इस कर के बारे में बहुत ज़्यादा। देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो कर था ना दोस्तों, ये एक प्रकार से भूमि कर ये था। ठीक है, भूमि पर लगाए जाने वाले कर को ये कर कहा जाता था। ठीक है, एक प्रकार से भूमि में लगाया जाता था। इस कर से की लगभग अगर मैं बात करूं 1.5 लाख तक की आय इनकी होती थी। ठीक है, कितने 1.50 के लाख तक इनकी क्या होती थी, ये आय होती थी। और सैनिकों को इस कर से ये क्या करते थे, वेतन इत्यादि दिया करते थे। अब पुंगाड़ी कर से किसको लाभ होता था, कितने रुपए का लाभ होता था, तो 1.5 लाख का लाभ होता था। इस पैसे का यूज आपके वेतन, भोजन इत्यादि के लिए ये क्या करते थे, ये प्रयोग करते थे अपने सैनिकों के लिए। ये तमाम चीजें जो कर लगाए जाते थे वो जनता पे लगाया जाता है। हमेशा से जो कर रहे वो जनता से ही ये लिए जा रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। अब जो क्वेश्चन बनते हैं कि गोरखाकालीन जो फोर्टों का जो मौजूद थी, क्या मौजूद थे, फोर्ट कहाँ मौजूद थे। अगर ठीक है, गोरखाकालीन फोर्ट कहाँ मौजूद थे आपको ये बताना चाहिए साराधिक तौर पर। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए गोरखाकालीन फोर्ट कहाँ ये स्थित थे, ये बताना है। तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में साराधिक रूप में इनकी क्या थे, फोर्ट जो ये इनके जो आलिशान जो फोर्ट मिले वो थे। ठीक है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के अलग जगहों पर इन्होंने फोर्ट कोर्ट से बनाए थे। ठीक है, ये आपको बताना है कि गोरखाकालीन जो कोर्ट से थे कहाँ मौजूद थे। तो वो कोर्ट से जो फोर्ट जिन्हें कहा जाता है, तो ये आपके अल्मोड़ा में थे, अल्मोड़ा में तौर पर थे। अब इनके अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये शुभ अवसरों पर और जो शादी ब्याह होते थे इनके पर लिया जाने वाला कर को ये क्या कहते थे। ठीक है, जब किसी में देखिए, जब इनकी शादी विवाह या
शुभ सॉरी शुभ कार्यों में लिए जाने वाले कर को ये क्या कहते थे, ये आपको पता होना चाहिए भैया, ये क्या कहते थे। इसको टीका भेंट ये कहा करते थे, टीका, ठीक है, टीका भेंट इसको ये बोलते थे। टीका ये जिसमें शादी होता था या शुभ अवसर होते थे, इनके कोई बड़े बड़े काम इत्यादि होते थे, तो उस समय ये टीका भेंट के तौर पे ये दिया करते थे। अब देखिए उत्तराखंड में जो गोरखा शासन को क्या कहा गया है आपको बताना, सभी को पता होगा कि भैया इसको गोरख्याली के नाम से ये लोग विख्यात है, क्योंकि गोरख्याली एक बहुत ही ज्यादा उग्र और शक्तिशाली ये सैनिक माने जाते हैं, तो इसलिए गोरख्याली ये खोखरी का प्रयोग करता था, गोरख्याली के तौर पे इनको जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश जनरल था जो योग्यतम सेनापति ये था, जो ब्रिटिश शासकों में जो आपका जनरलों में जो सबसे सर्वाधिक रूप में जो योग्य और अच्छा जो सेनापति था, अगर आपको बताएं, वो जो मेजर जनरल आर्टर लोनी उनका नाम था। क्योंकि ये इसलिए थे क्योंकि जो गोरखाओं के खिलाफ इन्होंने जो रणभूमि छोड़कर ये क्या हुए थे, भाग गए थे। ये योग्यतम सेनापति ये अगर माना जाता है तो इसलिए ये वो थे, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो अमर सिंह थापा का पुत्र का नाम क्या था, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों का समावेश पता होना चाहिए। तो देखिए उसका जो पुत्र का नाम मैंने जो कहा ना, किसका पुत्र का नाम, अमर सिंह थापा का अगर पुत्र का नाम अगर बताओ, जिससे मौला राम ने दानवीर कांड की जो संज्ञा दी थी, रणजोत सिंह थापा ये इसका पुत्र था। क्योंकि 1804 में अमर सिंह थापा और उसके जो पुत्र था, उसके पुत्र का जो नाम था रणजोत थापा ने क्या किया था, गढ़वाल और कुमाऊं का शासन क्या कर लिया था, इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। ये हाथ में ले लिया था। उसके बाद 1804 के बाद ये नेपाल का जो राजा विक्रम शाह ये उसमें रहा था, जिसमें इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं का जो शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो 1804 की बात बताऊं तो बाद में ये नेपाल का राजा विक्रम शाह यहाँ तक ये रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अगर वहीं बात करूं जो दास मंडी का जो केंद्र किसके समय में ये रहा, तो गोरखाओं के समय में ये रहा। ये किस स्थान पर था, तो आपको बताना है भीम गौड़ा ये नामक स्थान पर ये कौन सा था, दास मंडी, जहाँ पर दासों की बिक्री का ये क्या काम किया जाता था उसमें। अब देखिए वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक राहुल सत्याकायन ने ये अपने ने किसको, विभीषण की, ये भीष्म पितामह की जो संज्ञा दी थी, किसने दी, राहुल सत्याकायन ने किसको विभीषण की संज्ञा दी थी, आपको बताना चाहिए, हर्षदेव जोशी। देखिए आपको पता होगा ये विभीषण बहुत ज्यादा खतरनाक ये शख्स रहा, हर्षदेव जोशी विभीषण की जो संज्ञा इसको दी थी। घर का बेटी लंका ढाई, इसने संपूर्ण रूप से गोरखाओं को कुमाऊं में आमंत्रित किया, और यहाँ पर इसने संपूर्ण रूप से इसी की वजह से अगर बात करें कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं का आगमन का जो प्रमुख कारण रहा, यही रहा कौन, आपका हर्षदेव जोशी की बात कर रहा हूं, तो ये आपका रहा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि गोरखा आक्रमण जिसमें हुआ था, गोरखा आक्रमण के समय में जो कुमाऊं में जो चंद्रवंश का शासक उसमें कौन था, मैंने आपको बताया था कि भैया उसमें जो चंद्रवंश का जो शासक कौन था, महेंद्र चंद्र था। उसका महेंद्र चंद्र और गोरखाओं के मध्य किस स्थान पर जो युद्ध हुआ था, हॉलबाग में ये युद्ध हुआ था, अल्मोड़ा पे ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसमें महेंद्र चंद्र उसमें ये था। अब वहीं जो वह नेपाली राजा कौन था जो संन्यास लेने के बाद स्वामी निगुणानाथ कहलाए बाद में वो, तो आपको पता नहीं जो रण बहादुर थापा थे ना, या उसी से संबंधित है, रण बहादुर शाह, थापा नहीं शाह थे वो बाद में स्वामी
जो निगुणानाथ के रूप में ये जाने जाने लगे। पहले ये नेपाल के राजा के तौर पर, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल के राजा कौन था जो बाद में जो संन्यास जिसने ले लिया था, तो वो स्वामी निगुणानंद वो बाद में कहलाए, तो उसका नाम था रण बहादुर शाह ये थे। ये बाद में क्या बन गए आपके सनातन या संत के रूप में ये जाने जाने लगे। वहीं अगर हम बात करें तो गोरखाओं की ओर से 1812 में उत्तराखंड में जो भू राजस्व की जो व्यवस्था किसने की थी, आपको बताना है कि भैया 1812 में गोरखाओं की ओर से उत्तराखंड में जो भू व्यवस्था जो लागू की गई थी, किसने की, उसमें आपको बताओगे काजी बहादुर भंडारी थे, उनके समय में ये व्यवस्था को लागू की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने इसे साझा कर रहा हूँ। अब वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूँ, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, कई दफे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसके शासन काल में ये कहावत थी कि भैया ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं पूजे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं और उनके सर नहीं पूजे जाते हैं, तो ये गोरखाओं के समय में ये कहावत प्रचलित थी, क्योंकि गोरखा यहाँ से क्या करते थे, लूट पार करके नेपाल के दरबार ये पहुंचाते थे, और जिस कारण से ब्राह्मणों पर बोझ डालते थे। जो ब्राह्मण आनाकानी करता था तो उससे ये क्या वे चाबू ये मारते थे और उसको ये मार दिया करते थे, उसकी खुखली से उसकी गर्दन काट दिया था। तो इस वजह से इसलिए इन्होंने जो कहावत रखी कि भैया ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं और सर नहीं पूजे जाता है, इसी का मतलब ये था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो उसमें जो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि गोरखा शासन में गोरखाओं की जो राजभाषा क्या थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोरखाओं की राजभाषा क्या थी भैया, गोरख्याली तो थी ना, आपने पढ़ा तो था। गोरख्याली भाषा आज भी नेपाल की ये राजभाषा के तौर पर मानी जाती है। जो ये संस्कृत, ये जो गोरख्याली जो भाषा है ये संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है, तो संस्कृत का ही एक बोध या कहें एक अंग के रूप में माना जाता है। तो स्पष्ट तौर पर होना चाहिए कि भैया गोरख्याली जो भाषा है वो किस भाषा से निकली हुआ या किस भाषा से इसके शब्द की उत्पत्ति हुई, तो आपको पता होना चाहिए ये संस्कृत भाषा से इसका क्या हुआ, उत्पत्ति हुई है। आपको ये स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए, क्योंकि इतना तो पता ही होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कुमाऊं पर जो गोरखाओं ने कितने वर्ष तक ये शासन किया, तो आपको पता होना चाहिए 1790 से, देखिए फिर से यहाँ पर लिख देता हूं, 1790 से 1815 तक का ये शासनकाल इनका रहा गोरखाओं का। ठीक है, अब टोटल कितने वर्ष रहा ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना। आप ये भी तो जानोगे भैया ये टोटल 25 वर्ष का शासनकाल यहाँ पर गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया। चाहे गढ़वाल कुमाऊं की बात करें तो यहाँ इनके द्वारा किया गया। अब वहीं अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए उत्तराखंड के में किस गोरखा शासक ने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, इस पर तो पता हो गया कि गोरखा शासक ने पहला आक्रमण उत्तराखंड में किया। कहां पर किया था, अशोक चल्य पर किया था। ठीक है, अशोक चल्य पे ये किया था। ठीक, इतना पता होना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं ये श्रृंखला आप लोगों के लिए लाया हूं कि भैया कहीं ना कहीं आपके यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। तो देखिए, अब वहीं अगर बात करूं जो 1790 की बात करूं तो कुमाऊं पर आक्रमण करते समय नेपाल का शासक राजा कौन था, तो भैया नेपाल का शासक मैंने आपको कहा ना, ये पृथ्वी नारायण शाह था उसमें, क्योंकि नेपाल का क्या था उसमें प्रधानमंत्री था। और इसकी जो संरक्षिका या कहें उसकी जो रानी के तौर पर कौन थी, इंदु लक्ष्मी इसकी क्या थी, रानी के रूप में ये थी। ठीक है, किसके, पृथ्वी नारायण शाह की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो अब वहीं लॉर्ड मोयारा करके एक था, देखिए लॉर्ड मोयारा, ये क्या है, पहले क्वेश्चन बनेगा कि इसका दूसरा क्या नाम है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं, लॉर्ड हैरिटन्स इनका नाम था। इन्होंने ही 1814
में जो गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा इनके ही द्वारा किया गया। लॉर्ड मोयारा ही द्वारा गोरखाओं के मध्य 1814 में इनके विरुद्ध ये घोषणा, युद्ध की घोषणा की गई थी और ये फ्रांस को इन्होंने 4 भागों में क्या कर दिया था, विभाजित। कभी क्वेश्चन बनता है कि 4 भागों में गोरखाओं की फ्रांस को किसने विभाजित किया? लॉर्ड हैरिस्टन ने इसको विभाजित किया गया, जिसे हम लॉर्ड मोयारा के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि गोरखे इतना शक्तिशाली यखे, इनका जो शासकीय कार्य इनका जो रहा, भारी जनता के सर पर ये बोझ थापते थे। ये किसी के सर पर बाल भी नहीं उगने देते थे, ना उगा पाते थे। तो ये वाला जो कथन किसने कहा था कि भैया समझ रहोगे ना कि भैया कहने का मतलब है कि इतने गोरखे इतने शासकीय भार जनता के ऊपर थोप देते थे कि सर पे इतना थोप देते थे कि किसी के सर पर बाल तक नहीं उग पाते थे। ये कथन किसने कहा? ये गुमानी पंथ द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि इतना ज्यादा बोझ गोरखा जनता के ऊपर डाल देते थे कि बाल तक उगना बंद कर देते थे कि इतना उस भार के तले उतना दब जाता था। तो सोचो कि क्या स्थिति गोरखाओं ने उत्तराखंड के अंतर्गत की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अशोक चल्ली के समय में गोपेश्वर त्रिशूल लेख कहाँ ये प्राप्त हुए थे, किस वर्ष हुए थे? तो दोस्तों ये 1191 में ये हुए थे त्रिशूल गोपेश्वर में। ठीक है, गोपेश्वर में ये लेख मिले थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों अब ये तमाम चीजें। अब वहीं अगर मैं बात करूं गोरखा शासन में रहता नामक कर क्या था? रहता, देखिए मैं कह रहा हूं कि रहता नामक कर ये क्या था? क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। रहता नामक कर गांव छोड़कर भागते हुए लोगों पर ये कर था। ठीक है, बहता कर। अब रहता कर जो था गांव छोड़ते हुए लोगों पर ये कर लगाया जाता था, तो ये कर था बहुत ज्यादा भयंकर कर। ठीक है, अब गोरखाओं ने गढ़वाल पर कितने वर्ष तक ये शासन किया? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इन्होंने 10.5 वर्ष इन्होंने क्या करा था, गढ़वाल में इन्होंने अपना शासन किया था। और जो शेष रहा वो आपका टोटल कुमाऊं में रहा। अगर कुल वर्षों की अगर बात करूं तो ये आपको पता होना चाहिए 25 वर्ष इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा अगर क्वेश्चन कहूं उबाउली की, ठीक है, उबाउल की गढ़ का किला गोरखाओं ने कब बनाया था? यहां पर लिख देता हूं, बाउड़ी था, क्या था इस पर का? बाउली की किला गोरखाओं ने कब बनाया था? ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इन्होंने बाउ की जो गढ़ था या किला था, इन्होंने 1791 में यहाँ पर ये बनाया था। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया कि बाउ की किला गोरखाओं ने कब बनाया था? 1791 में इस किले का इन्होंने निर्माण किया था। और साथ अगर बता दूं दोस्तों तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो राय जाति की जो बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें क्या उपाधि दी? कौन सी जाति के? राय जाति के जो लोगों की जो बहादुरी को देखकर इन्हें गोरखाओं ने क्या उपाधि दी? तो इन्हें सुबा एक शब्द आता है सुब्बा, ये जो उपाधि दी थी, जिसे हम सूबेदार भी अगर हमने कहे तो ये कोई बुरी बात नहीं, तो सुबह ये कहा। अब गोरखा और अंग्रेजों के बीच में जब 1815 में जब संगोली की संधि हुई थी, वर्तमान में ये स्थान किस जगह पर है, तो देखिए दोस्तों, ये बिहार के अंदर, बिहार के जो चंपारण जिले में ये 4 मार्च 1816 में को ये संधि क्या हुई थी? आपके अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में ये संधि को स्वीकार कर लिया गया था। कब? आपके 4 मार्च 1816 में। देखिए अब वही मैंने कहा ना कि मौला राम ने किसके समय में रण बहादुर चंद्रिका की रचना की और गोरखा इससे क्या हो गए? खुश हो गए। ऐसा कौन सा गोरखा शासक था उस समय जिसने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की और गोरखा इससे क्या थे? बहुत ज्यादा खुश हुए। हस्त दल चौतरिया था उसके समय में ये की थी, तो जिसकी वजह से मौला राम से गोरखा बहुत ज्यादा क्या थे? प्रसन्न हो गए थे। गोरखाओं के समय में
ये जुग्याल किससे संबंधित थे, तो चोरी कर या इत्यादि से संबंधित ये था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भैया जो गोरखा सूबेदार के काल में जो मंगलवार की जो रात्रि कांड हुआ, वो जिसे क्या कहा जाता, उस कांड को क्या कहा, मंगल की रात की जो कांड हुआ था उसे क्या, काजी नरशाही इसे कहा जाता है, क्योंकि नरशाही कुमाऊं का दूसरा सूबेदार था, जो बड़ा ही अत्याचारी ये शासक था, जालिम था, बड़ा ही बेहुदा ये कहे ये सूबेदार था। इसके शासनकाल में बहुत से ऐसे नरसंहार हुए थे, लोगों की हत्याएं ये अपने शौक के लिए कर देता था। तो इसीलिए इसको मंगल की रात कहा जाता है, मंगलवार रात्रि कांड भी इसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसके समय में, काजी नरशाही के समय में ये हुआ था। और गोरखाओं द्वारा जो पुत्रविहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर क्या था, जिनका पुत्र नहीं होता था उनसे भी ये गोरखा क्या लेते थे, कर लेते थे, मरो कर। उन्होंने ये नाम दिया था मरो कर। कभी किससे लिया जाता था, जिनका कोई पुत्र नहीं होता था व्यक्ति से ये वाला कर ये लिया करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दूसरा बात करूं, जो इसमें जो कर गोरखाओं द्वारा जो ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, वो कर कौन था, कुशही कर वो था। कुशही कर ब्राह्मणों पर ये लगाया जाता था। ठीक है, कभी बनता है कुशही कर किन पर लगाया जाता था, तो ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। आपको मैंने बताया कि जो नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार कर लिया था, तो आपको बताएंगे 4 मार्च 1816 को ये स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि आपको पता है कि संगोली की जो संधि हुई थी 28 नवंबर 1815 को ये संगोल की संधि हुई थी। और गोरखा फोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन जाना जाता है, तो बिचारी को ये जाना जाता है। दोस्तों, ये जो श्रृंखला थी अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।